का फोबिया। यह उस समय की बात है जब एक देश में एक के बाद एक बैंक घोटाले समाचार पत्रों की सुर्खियां बन रहे थे। बड़े बड़े घोटालेबाज पैसों की चपत कर विदेश की ओर पलायन कर रहे थे। रविवार का दिन था, तारीख 3 जून 2018। यह दिन कई अभ्यर्थियों को पर कहर बनकर टूटा। हर साल की तरह यूपीएससी ने इस बार भी प्रीलिम्स परीक्षा में सवाल पूछने के पैटर्न में उलटफेर किया। वर्ष 2018 के जरिए में देखा गया कि जीएस पेपर देखकर कि कई परीक्षार्थियों को छठी का दूध याद आ गया। प्रश्न से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पेपर सेटर बच्चों को यातना देना चाहता है। यही नहीं, पेपर करते समय एंजल की भी हवा टाइट हो गई। ओएमआर सीट में गोली भरते समय डिप्रेस जैसा महसूस हो रहा था। हालांकि सी सेट का पेपर कठिन नहीं था। एंजल ने कैलकुलेशन किया तो उसके नंबर 120 के आसपास आए। हालांकि पेपर इतना सरल नहीं था कि कट ऑफ 100 के ऊपर चला जाए। यह पिछले 10 सालों का सबसे कठिन पेपर था। मैं अपना पेपर सही होने से ज़्यादा इस बात से खुश था कि अंजल का पेपर अच्छा हुआ और उनकी प्रारंभिक परीक्षा निकल जाएगी। ऐसा भी हुआ। 40 दिन बाद जब पीडीएफ में एंजल का रोल नंबर दिखाई पड़ा तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। लव गुरु और अवनीश को छोड़कर हमारे सभी मित्रों ने प्रारंभिक परीक्षा को फतह कर लिया था। मैं भी एक दिन लाइब्रेरी में बैठे बैठे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। कल में घिस दो, कुर्सियाँ तोड़ दो, बिना हिले बिना डुले बिना रुके यूपीएससी फोड़ दो। कंधों पर हाथ रखते हुए लव गुरु ने शायराना अंदाज में कहा, क्या बात है लव गुरु, आजकल बड़े शेर निकल रहे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, जल्दी जल्दी यूपीएससी क्लियर करने का सपना पूरा कर लो यारो, फिर मम्मी पापा के भी सपने पूरे करने हैं। सपनों की लिमिट नहीं है, कब तक आईएएस पर टिके रहोगे। लव गुरु ने किताब उठाते हुए कहा, हाँ भाई, आईएएस मुख्य परीक्षा को 1 महीने ही रह गया है। अब अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है। सुमित भी बेयर एक्ट उठाकर लाइब्रेरी से फ्लैट की ओर चल दिया। आईआईटी कानपुर के पास्ड आउट सुमित की अच्छी जॉब थी। पैकेज 40 लाख का शानदार था, लेकिन घर वालों ने कहा आईएएस बनना है, जॉब छोड़कर के तैयारी करने आ गया। आए हुए 4 साल हो गए थे, लेकिन आईएएस बनने का सपना दूर दूर तक सच होता नहीं दिखाई पड़ रहा था। एक बार प्रारंभिक परीक्षा भी नहीं निकली और 2 बार मुख्य परीक्षा में यूपीएससी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हमारे मित्रों में गिरीश और विजय ने सिविल सेवा परीक्षा का साक्षात्कार दिया। इन लोगों के मुखमंडल से ही सुनना चाहेंगे कि मुख्य परीक्षा को भी लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए। एंजल ने कहा, सिविल सेवा परीक्षा का उद्देश्य होता है अभ्यर्थी को की समग्र बौद्धिक गुणों की जांच परख करना और अभ्यर्थी द्वारा अर्जित ज्ञान का बेहद गहराई से आकलन करना। दोस्तों, यूपीएससी केवल कॉपी में तथ्यों तथा आंकड़ों के साथ बेहतर भाषाई प्रस्तुतिकरण ही नहीं चाहती, बल्कि जटिल से जटिल सवालों का सुलझा हुआ एवं सरल भाषा में जवाब चाहती है। लेकिन गैर जरूरी तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों का जमावड़ा उत्तर में नहीं होना चाहिए, नहीं तो उत्तर कृत्रिम भी बना सकता है। हाँ, तथ्यों और आंकड़ों के माध्यम से आपका जवाब अवधारणात्मक रूप से पुष्ट हो जाएगा। अगर आप आसपास देश विदेश में घटित होने वाली समसामयिक घटनाओं के उदाहरण के साथ अपने नए विचारों को भी कॉपी में लिखते हैं तो आपके सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में शानदार मार्क्स आ सकते हैं। मैंने मुख्य परीक्षा के लिए जाने के लिए यूपीएससी का मकसद और मार्क्स देने की रणनीति बताते हुए कहा, पता है, कुछ यूपीएससी एस्पिरेंट साल भर के बाद भी यह तय नहीं कर पाते हिंदू पढ़ना है या इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक जागरण पढ़ना है या जनसत्ता, न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है या ओल्ड एनसीईआरटी, कोचिंग करनी है या नहीं, बिना नोट्स तैयारी
के लिए पढ़ाई करनी है या नोट्स बना के तैयारी करनी है। जो जितनी दुविधा में रहते हैं उनके चयन की संभावना उतनी कम हो जाती है। इस दुविधा में मत रहो और जो भी सही लग जाए उसी हिसाब से रणनीति बनाओ और तैयारी में जुट जाओ। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, ऐसा नहीं होना चाहिए। विजय ने सधे हुए शब्दों में अपनी बात कह दी। आप सही कह रहे हैं, सुमित ने कहा। वैसे मुख्य परीक्षा में नॉलेज के साथ साथ लिखने की स्पीड भी मैटर करती है ना गिरीश। अगर लिखने की स्पीड कम हो तो मुख्य परीक्षा भूल जाओ, या फिर डेली प्रैक्टिस इतनी करो कि लिखने की स्पीड अच्छी खासी हो जाए। गंगा सिंह राजपुरोहित एक दिन में 3-3 घंटे के 3 पेपर सॉल्व करता है, तब जा कर के उसकी ऑल इंडिया रैंक 33 आई थी। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, मैंने चाय का कप उठाते हुए कहा। लेखन प्रयोग का खेल है। जितने विविध विषयों पर लिखेंगे उतना ही आपके शब्दों और वाक्यों में धार आएगी, उतना ही प्रभावशाली होगी आपकी अभिव्यक्ति की क्षमता और आपकी लेखन शैली उतने ही गहरे प्रभाव छोड़ेंगी परीक्षक पर। इसलिए निबंध, लेख, व्यंग, कविता, कहानी, संस्मरण, लघु उपन्यास, गजल इत्यादि को भी आपको अच्छा लगे हमेशा लिखते रहें। परवाह ना करें कि कौन कहता है, क्या सोचता है आपके बारे में। निरंतर परिमार्जक करते रहिए, सीखते रहिए, लिखते रहिए। संघ लोक सेवा आयोग एक ऐसी परीक्षा है जिसमें चयनित होने का एक ही फार्मूला है, बेहतरीन लेखन शैली। विजय ने लगभग सिविल सेवा में सफलता का राज बताते हुए कहा। मुख्य परीक्षा में जलवा। तुम्हारी सलाह पर मैं जयपुर जा रही हूँ, तुम चलोगे? नहीं, मुझे थोड़ा काम है। मैंने लड़कियों के अंदाज का अनुसरण करते हुए तुरंत हाँ नहीं किया। रिजल्ट को लेकर बड़ी बेचैनी हो रही थी, इसीलिए सोचा थोड़ा घूमने से रिजल्ट की टेंशन दूर होगी। लड़कों की एक कमजोरी होती है, जो लड़कियां उन्हें पसंद आ जाए उनकी हाँ में हाँ मिलाना। मैं शायराना अंदाज में कहा, रिजल्ट का इंतज़ार इतना मुश्किल होता है। पल पल हर पल कैसे कटेगा हर पल। दिल में मची है हलचल, मची है हलचल। यस, थम्स अप। उन्हें यह लाइन बहुत पसंद आई। वैसे आपका इंतज़ार जल्द ख़त्म करने वाली है यूपीएससी। मुझे तो लग रहा है ऐसा ही है। कल ना आए तो बेहतर ही है, कहीं ट्रिप ना बिगड़ जाए। उन्होंने देर रात को व्हाट्सएप पर एक मैसेज छोड़ा, आप जयपुर चलोगे कल सुबह? मैं तब तक सो चुका था। मैंने सुबह कॉल मिलाई तो उन्होंने कहा, चलिए धौला कुआं से बस पकड़ते हैं जयपुर के लिए। ठीक है, हम चलते हैं। मैंने सहमति दी। दिसंबर का महीना था और सर्दी अपने सबाब पर थी। हमने जीबीटी नगर से मेट्रो पकड़ी। एक एंजल ने गुलाबी रंग की घुटनों तक की फ्रॉक पहन रखी थी, जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। जीबीटी नगर में हमारे साथ एक प्रेमी युगल भी मेट्रो में था। वह प्रेमी युगल अपनी दुनिया में इतना ज़्यादा मशगूल था कि उन्हें शायद यह आभास नहीं हो रहा था कि मेट्रो में एक डिब्बे में उनके अलावा 20-25 सवारी और भी हैं। प्रेमी जोड़ा लिप लॉक कर रहा था, सरल शब्दों में कहें तो किसिंग कर रहा था। वाह वाह। मैंने और एंजल ने भी अपनी नज़रें एक दूसरे तरफ घुमा ली, लेकिन प्रेमी जोड़े की यह अश्लील हरकत देखकर हाँ एक अधेड़ उम्र की महिला ने उनकी क्लास लगा दी। संस्कार कहीं बेच आ गए हो क्या बेटा? ताई ने तेवर देखकर प्रेमी युगल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। आंटी जी हरियाणा के देहाती इलाके से थी। उन्होंने आगे कहा, इश्क का इजहार और भी, वह भी खुलेआम। हम 18 साल के हो गए हैं तो कुछ भी करने को स्वतंत्र हैं। लड़की दबी हुई आवाज़ में बोली, कुछ भी करो, लेकिन घर की 4 दीवारी के अंदर पब्लिक प्लेस पर अपनी मर्यादा मत भूलो। बेडरूम वाली हरकत ट्रेन के डिब्बे में शोभा नहीं देती है। ताई के देवर देखने लायक था। इस पूरे तमाशे को एक मेट्रो यात्री ने सोशल मीडिया पर डाल दिया। यही वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। दिल्ली मेट्रो में प्रेम लीला करते 2 प्रेमी। डेमोक्रेसी के में रहने वाले कीट पतंगों से नहीं डरते, लड़की ने जवाब दिया। लोग पब्लिक प्लेस की मर्यादा भूल रहे हैं।
यह तो कुछ भी नहीं है। 2011 में दिल्ली में ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन पर एक जगह बैठा प्रेमी जोड़ा खुलेआम यौन क्रीड़ा कर रहा था। इसी तरह की घटनाएं मेट्रो में अलग अलग रूट पर कई बार कैद हुई। एंजल बोल पड़ी। क्या बात कर रही हो? मैंने आश्चर्य करते हुए कहा। अरे सच में, पंजाबी बाग मुंडका लाइन, सहदरा रिठाला लाइन और एक तो यहीं येलो लाइन पर, ये सब घटनाएं मेट्रो के खुफिया कैमरों में भी कैप्चर हुई थी। युवा जोड़ों को इसका ख्याल रखना चाहिए और हमारे कल्चर में यह शोभा नहीं देती। हमारे देश में यंग जनरेशन को संस्कारों का सम्मान करना चाहिए। माना कि दिल्ली दिल वालों की है, लेकिन खुलेआम अमर्यादित रोमांस करने वालों की नहीं है। इन सब बातों के बीच नई दिल्ली स्टेशन के थे। हमें धौला कुआं के लिए मेट्रो चेंज करनी थी। मेरे दिमाग में ताई के तेवर वाला दृश्य अब भी घूम रहा था। धौला कुआं से हमने जयपुर के लिए बस पकड़ी, तो मैं इस बात को लेकर बहुत खुश था कि हाय हेलो से शुरू हुआ एंजल का साथ अब दोस्ती तक आ चुका है। बस मैं बैठने के साथ ही एंजल से पूछा, क्या तुम शहनवाज हुसैन को जानती हो? हाँ हाँ, भाजपा के नेता हैं। उनकी लव स्टोरी दिल्ली के DTC बसों में भी परवान चढ़ी थी। शहनवाज हुसैन और रेणु शर्मा पहले यहीं मिले थे। कई दफ़ा सफ़र में ही सफ़र मिल जाते हैं, हम सफ़र मिल जाते हैं। मैंने एंजल की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। वह थोड़ा सा मुस्कुराई और शर्मा गई। जुबान खामोश थी, लेकिन निगाहों से बात कर ली थी। और बस कि इस सफ़र के साथ हमारे प्यारे साथ और सफ़र की भी शुरुआत हो चुकी थी। शाहनवाज मुस्लिम और रेनू हिंदू थी। थोड़ी देर बाद खामोश होने के बाद एंजल ने पूछा, प्यार न धर्म देखता है, न जाति, ना ही स्टेटस। मैंने फिल्मी अंदाज में कहा। दिक्कत है तो बहुत आई होगी उस समय। वह इश्क मोहब्बत और प्यार ही क्या जो आसानी से नसीब हो जाए। मैं और एंजल दिल्ली से जयपुर की बस यात्रा का लुत्फ उठाते हुए जा रहे थे। बस में उनके साथ सफ़र करने के कारण मेरे दिमाग में बहुत सारी प्रेम कहानियाँ घूम रही थी। एंजल, पता है, प्यार कई तरह के पापड़ बेलता है। प्यार पाने के लिए मुकेश अंबानी लग्जरी कार में नहीं, खटारा बस में सफ़र किया करते थे। अच्छा जी, आपको कैसे पता? मुझे लव स्टोरी आधारित चीज़ें देखना पढ़ना बहुत पसंद है। एक बार मैंने अखबार में यह पढ़ा था कि नीता नॉर्मल बैकग्राउंड से थी और मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर धीरूभाई अंबानी के बेटे। नीता अंबानी ने शर्त रखी थी, अगर आप प्यार करते हैं तो मेरे साथ खटारा बस में मुंबई का सफ़र किया करें। मैंने मुकेश अंबानी की लव स्टोरी की विस्तृत व्याख्या करते हुए कहा, आप भी बस, मेट्रो और ट्रेन का सफ़र करते रहिए। कहीं आपका जीवन साथी भी किसी सफ़र में आपका इंतज़ार न कर रहा हो। एंजल ने हिदायत के अंदाज में कहा। सच में लाखों युवा लोगों को अपना हमसफ़र सफ़र के दौरान ही मिलता है। आज भी देख लीजिए, हमारा जयपुर का सफ़र था या इश्क का सफ़र, 6 घंटे में सफ़र का पता ही नहीं चला कि कब समय गुजर गया। हम जयपुर दोपहर 3 बजे के करीब पहुँचे। हल्की हल्की धूप खिली हुई थी। मैंने कहा, सर्दी के मौसम में गुनगुनाती धूप का अपना ही मज़ा होता है। वक्त की ताकत रवानी होती है। सर्दी की धूप कितनी सुहानी होती है। आपका शायराना अंदाज मन को भा रहा था। एक गुनगुनाती धूप पर एक और शेर सुनाइए। सर्दियों की धूप, गर्मियों की शाम हो तो तुम, मेरे दिल में जो जलता है वो मेहताब हो तुम ना हो तो ये सब कुछ अधूरा सा है। मेरे लिए हर रात एक मुकम्मल ख्वाब हो तुम। वाह, थम्स अप। आप गिरीश बाबू, आप तो गालिब निकले। नहीं, बस शायरी सुनने और पढ़ने का थोड़ा बहुत शौक है। अब उन्हें कैसे बताता कि शायरियाँ तो मैंने रात भर जाग कर याद की थी उन्हें पटाने के लिए। वाह वाह। हम किताबों की दुनिया में खोए रहते हैं। कभी कभी ऐसे शेरो शायरी मूड फ्रेश करने का काम करते हैं। अच्छा है। एंजल ने हाँ में हाँ मिलाई
मैं नारायण सर्किल पर उतर गया और एंजल भी। मैंने गोपालपुरा के लिए बस पकड़ी और एंजल ने वैशाली नगर की तरफ जाने के लिए बस ली। धौलपुर हाउस से बुलावा। दिन था गुरुवार, तारीख 20 दिसंबर 2018। एंजल और मेरे लिए दिन बड़ा था क्योंकि हमने एक साथ सिविल सेवा मुख्य परीक्षा पास की थी। मैंने सामान्यतः परीक्षा देने से भयभीत नहीं होता, लेकिन रिजल्ट आ गया था। यह सुनते या पढ़ते कि हृदय की धड़कन 1.5 गुना रफ्तार से चलने लगी। रिजल्ट चाहे प्री का हो या मेंस का हो या फाइनल का, मुझे पीडीएफ में अपना रोल नंबर सर्च करने की हिम्मत नहीं होती। सच कहूँ तो रिजल्ट का नाम सुनते ही हवा टाइट हो जाती। या तो मुझे मेरा कोई मित्र पास या फेल की खबर देता, या फिर मैं 2-3 दिन बाद खुद चेक करता। मैंने एंजल का रोल नंबर सर्च किया, उसका मेंस हो गया था। उसके अलावा शिवा सिंह, देवेंद्र का भी हो गया था। अब तक सुमित का कॉल आया था, गिरीश भाई बधाई हो, और भाभी तुम्हारा और भाभी दोनों का मेंस हो गया। लड़कों में यह पुराना ट्रेंड रहा है कि अगर कोई लड़की किसी लड़के से महीने भर लगातार टच में रहे तो उस लड़की के सारे फ्रेंड उसे भाभी बुलाना शुरू कर देते, भले ही उन्होंने प्रपोज नहीं किया हो। किसी भाभी की बात कर रहा है। किसकी भाभी की बात कर रहा है? एंजल ने तपाक से बोला। मुझे से तुरंत तो कुछ बोलते नहीं बना। फिर दिमाग में बत्ती जली और मैंने कहा, भाई तेरा नहीं हुआ, इसका दुख लग रहा है। इस बार जियोग्राफी ने डुबा दिया, मैंने बात बदलते हुए कहा। अब एंजल की खुशी उसके मुखड़े से साफ झलक रही थी। यूपीएससी के लिए देखे गए सपने को आज उन्होंने थोड़ा नज़दीक आते हुए जो देखा था। कॉफ़ी पीने चलोगे? उन्होंने पूछा। मैंने हाँ कर दी और हम टैंक रोड पर चाय की टपरी पर चले गए। एंजल ने कहा, कोई ऐसा किस्सा सुनाओ जो डेटिंग से जुड़ा हो। लंदन में एक लड़के लोर ने एक बार अपनी कोचिंग में पढ़ने वाली लड़की को अपने साथ कॉफ़ी पीने का ऑफ़र दिया। यह ऑफ़र एक ब्लाइंड डेट की तरह था। कॉफ़ी पीने के बाद लड़की को लड़का पसंद नहीं आया। फिर क्या हुआ? एंजल ने व्यग्रता से पूछा। लड़के लॉरेन अपनी डेटिंग फेल हो जाने के बाद कॉफ़ी पर खर्च हुए 3 यूरो वापस करने का मैसेज उस लड़की को भेज दिया, साथ में बैंक डिटेल भी मैसेज कर दी। फिर क्या था? लड़का तो कंजूस निकला, एंजल ने हंसते हुए कहा। कंजूसी छोड़ो, पता है मेरे जैसे लड़कों को कॉफ़ी पर चलने के लिए कहने में महीनों हिम्मत जुटानी पड़ती है। वही लड़कियां जो 2 मिनट भी नहीं लगते ना करके चले जाते हैं। लड़कों को रिजेक्शन इतना आसानी से बर्दाश्त नहीं होता। कॉफ़ी की चुस्की लेते हुए कुछ सेकंड के लिए मैं उन्हें टकटकी लगाए हुए देखता रहा। मुझे लगा मानो एंजल का गोरा एवं खूबसूरत मुखड़ा, प्यारी सी आंखें और गुलाब की पंखुड़ियों से होठ जैसे कुछ कहने को आतुर हों। सी ग्रीन सलवार सूट में वह बहुत प्यारी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे परी लोक से कोई परी उतर आई हो। अगर आपको 3 साल तक सैलरी नहीं दी जाए तो आप क्या सिविल सेवा सर्विसेज ज्वाइन करना चाहोगे? मैंने एक इंटरव्यू की तरह गंभीर भाव से सवाल पूछा। हाँ, मुझे अभी पैसों की ज़रूरत नहीं है तो मैं ज्वाइन करूँगी, एंजल ने जवाब दिया। तो आईएएस में सिलेक्शन के बाद 3 साल तक की सैलरी मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाते रहना, मैंने मजाकिया अंदाज में बोला। एंजल, सिविल सर्विसेज में इंटरव्यू कॉल होना बड़ी बात है। इस अवसर को सफलता में तब्दील करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अवसर बार बार नहीं मिला करते हैं। यह बड़ा अवसर है, जी जान से तैयारी करूँगी, उन्होंने कहा। जीवन में किसी भी इंसान को बार बार अवसर नहीं मिलता। कई बार तो अवसर आता है, हम पहचान नहीं पाते। इसीलिए जब भी कोई काम मिले उसे तुरंत और पूरे मनोयोग से करना चाहिए। पता नहीं उसे करने का दोबारा अवसर मिले या ना मिले। कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हो, नौकरी के लिए इंटरव्यू की तैयारी हो या कोई अन्य कार्य,
हो, जब भी मिले उन्हें कर लेना चाहिए। इनके लिए घड़ी, अवसर, शुभ अवसर, अशुभ की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। एक यूनानी नाटककार सफोक्लीस कहते हैं कि अवसर उसकी मदद नहीं कभी नहीं करता जो अपनी मदद नहीं करते। सचमुच में किसी काम को करने का संकल्प कर लेना ही अवसर को पकड़ लेना है। और अनेक महापुरुषों की सफलता का रहस्य यही मंत्र है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के बारे में कहा जाता है कि वह एक बार जो संकल्प कर लेते हैं उसको पूरा करके ही दम लेते हैं। संकल्प और अवसर का यह साथ बड़ा महत्व का होता है। जो मनुष्य अवसर का सदुपयोग करता है वह सदा आगे बढ़ता है। वास्तव में किसी मनुष्य के जीवन में सफलता का रहस्य उसका प्रत्येक अवसर के लिए सैनिक की भांति तैयार रहना ही है। सही अवसर और सही वक्त पर काम करने से ही व्यक्ति को कामयाबी मिलती है। कई बार मनुष्य असमंजस और उधड़ेपन में ही रह जाता है और उसके हाथ से मौका चूक जाता है, और अगर एक बार ये मौका चूक जाए तो दोबारा लौट कर नहीं आता। समय और अवसर को जिसने नहीं पकड़ा वह कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। समय और अवसर का यदि व्यापक अर्थ देखें तो दोनों एक समान हैं। जो व्यक्ति समय की गतिशीलता को पहचान कर सामने आए अवसर को पकड़ लेता है और वह अपनी योग्यता को प्रदर्शित करता है, यह अवश्य ही अपने जीवन को संवार लेता है। समय कभी ठहर नहीं सकता और ना ही किसी का इंतजार कर सकता है, वह तो सदा गतिशील रहता है। आज के नौजवान यदि समय और अवसर का सदुपयोग नहीं करते और उनके महत्व को नहीं समझ लेते तो वे अवश्य सफलता के सीढ़ी से बहुत दूर रहते हैं। किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए मनुष्य के अंदर ललक के साथ उत्साह भी जरूरी है, क्योंकि एक साधारण काम भी मुश्किल हो जाता है जब आप इसे बिना उत्साह के आधे अधूरे मन से करते हैं। मैं यूपीएससी के प्रति एंजल के डेडिकेशन और उत्साह को लेकर बहुत प्रभावित हुआ। मेरा ऐसा मानना है कि सफलता के मार्ग पर व्यक्ति की गाड़ी तभी चलती है जब तक उसमें लगन और उत्साह का ईंधन होता है। उत्साही मनुष्य के लिए संसार की कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। किसी व्यक्ति के मन में काम करने के लिए जितना उत्साह होगा वह अपने लक्ष्य को पाने में उसी अनुपात में सफल होगा। जीवन में सफल होना तो सपने देखो, मगर केवल सपने देखने ही काफ़ी नहीं है। आपके अंदर उसे पाने की तीव्र इच्छा और अदम्य उत्साह भी होना चाहिए। उत्साह मन में सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। यह ऊर्जा कुछ देर तक सोचने और कुछ कर गुजरने के लिए होती है, जो आपको साधारण से अलग असाधारण श्रेणी में खड़ा कर देती है। इससे एक सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है जो प्रत्येक नकारात्मक चीज़ों को सकारात्मक रूप या नज़रिए से देखने में तब्दील कर देता है। उत्साह किसी भी व्यक्ति की कमियों को दूर करने, उसकी असफलताओं को ख़त्म करने और उसकी क्षमता के अधिक परिणाम देने में मददगार होता है। एक तरह से वह आपके कार्य के दौरान एक प्रेरित होता है और एक प्रेरक की भांति भूमिका अदा करता है। आपके कार्य को गति देता है। लगन और उत्साह का लाभ समय प्रबंधन में भी मिलता है। उत्साह पूर्णतः अमूर्त और अदृश्य होता है, परंतु आप हर दिन इसके लिए परिणाम देखते हैं। मन, मस्तिष्क एवं शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए भी उत्साह जरूरी है। उत्साह है तो जीवन है, उत्साह नहीं तो जीवन निरर्थक सा है। किसी भी चीज़ में विश्वास और उसके लिए उत्साह ही है तो जीवन जीने के लिए योग्य है। अगर आपके उत्साह और लगन से किसी लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात मेहनत की लेकिन असफल हो गए तो क्या हुआ? ये अंत तो नहीं है। फिर से कोशिश करो। असफलता तो सफलता की एक शुरुआत है। इससे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरे जोश के साथ फिर से प्रयास करना चाहिए। इतिहास का हर महान और महत्वपूर्ण कार्य उत्साह द्वारा ही सफल हुए हैं। बुद्धिमान व्यक्ति तमाम असफलताओं और कठिनाइयों के बावजूद उत्साह नहीं खोते।
क्योंकि उनमें उत्साह रूपी अपार बल होता है। बार बार असफल होने पर भी उत्साह ना खोना ही सफलता है। दरअसल सफलता इस बात की क्षमता है कि कितनी भी विफलता आए, जो आपके मस्तिष्क, शरीर और मन से काम करवाता है कि आप हर मुश्किल के बावजूद जीत सकेंगे। इसीलिए सफलता के लिए किए जा रहे परिश्रम को ठीक से क्रियान्वित करना हो तो ललक के साथ उत्साह बनाए रखिए। मैं कुछ दिनों से ऑब्जर्व कर रहा था कि जब तक मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था तब तक वह पढ़ती थी। मैं व्हाट्सएप या टेलीग्राम में डीपी चेंज करता तो उसी दिन वह भी डीपी चेंज कर देती। हाँ, वह अक्सर अपनी डीपी नहीं लगाती थी। मैं पिछले कुछ दिनों से यह भी गौर कर रहा था कि सजना संवरना उसे अब अच्छा लगने लगा था। वह रात तक पढ़ने की आदी थी और मैं उसके ठीक विपरीत जल्दी सोने का था। अब उन्होंने भी अपनी आदत जल्दी सोने की बना ली थी। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह मुझे चाहने लगी थी। मैं तो पहले ही जी जान से उन्हें चाहता था। जनवरी के पहले सप्ताह में दिल्ली पुस्तक मेले के कारण दिल्ली का माहौल किताबी हो चुका था। किताब पढ़ने के शौकीन होने के कारण मैं, एंजल, सुमित और लव गुरु एक दिन रविवार को सज धज कर प्रगति मार्ग मैदान पहुंच गए। वैसे सजने धजने का तो क्या ही कहा जाए। यदि आपको अपवादों को छोड़ दिया जाए तो यूपीएससी अभ्यर्थी सजने संवरने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाते। लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ था। पाठक ज़्यादा थे और लेखक या प्रकाशक पता करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। लोकार्पण के लिए किताबों को रंगीन कागज़ की पन्नियों में आहिस्ता से लपेट कर खूब सजे धजे भव्य प्लेटफार्म पर ले जाया जा रहा था, जहाँ अच्छे से किताब की मुंह दिखाई की रस्म अदा की जा रही थी। मंच पर शोभा बढ़ा रहे थे वक्ता और लेखक, जो पुस्तक और नए नवेले लेखकों की शान में कसीदे पढ़ रहे थे। जो वक्ता अपनी बारी के इंतज़ार में थे, वे वक्ताओं को सुनने से की बजाय चाय कॉफ़ी पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। पुस्तक मेला सचमुच में केवल पुस्तकों का मेला नहीं है, लेखकों का भी मेला होता है। मैंने एक चीज़ यह भी नोटिस की कि पुस्तक मेले में किताबों की स्टॉलों से ज़्यादा भीड़ पिज़्ज़ा बर्गर वाले स्टोर पर थी। वह किताबें महंगी होने के चक्कर में उन्हें नहीं खरीद पाए। वे फास्ट फूड खरीद कर धड़ल्ले से उधरस्थ कर रहे थे। फुटबॉल वाले अपने काम में व्यस्त थे। वे जो पुस्तकें लोकार्पित हो गई उनका थोकार्पण कर रहे थे। मैंने दिल्ली दरबार उपन्यास खरीदा और एंजल के साथ प्रगति मैदान में बुक स्टॉल पर घूमने लगा। हाँ, प्रभात पब्लिकेशन, पेविंग, हिंद युग्म जैसे प्रकाशनों की बुक स्टॉल पर जाकर किताबों के कुछ पन्ने पलटते और फिर चल देते। बुक स्टॉल वाले भी सोच रहे थे कि यह लोग बुक खरीदने आए हैं या बुक के पन्ने पलटने। मैं, एंजल, सुमित और लवगुरी इसी तरह प्रगति मैदान के पुस्तक मेले में घूम रहे थे। एक बंगाली तांत्रिक बाबा सड़क के किनारे बैठे हुए थे। उनके पास एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर था जो कह रहा था कि शादी में रुकावट, पति पत्नी में अनबन, मनचाहा प्यार, इन सब समस्याओं के साथ करियर में रुकावट, कारोबार में घाटा, गड़ा धन, हर समस्या का समाधान सिर्फ 2 घंटे में। मैं यूपीएससी प्री में पिछले 2 बार से लटक रहा हूँ। बाबा जी, और धांसू समाधान बताइए, लवगुरु ने कहा। इसके पास समाधान होता है तो यूपीएससी टॉपर नहीं बन जाते। यहाँ 101 की दरख्वास्त नहीं करते। तांत्रिक बाबा बीच में बोले, अगर काम ना हुआ तो फीस वापस। वाह बाबा जी, आईएएस की परीक्षा 2-3 महीने बाद है, अब सॉल्यूशन कैसे होगा? मैंने थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहा। इन तांत्रिक बाबाओं के पास हर समस्या का समाधान
होता तो केंद्र सरकार इन तांत्रिक बाबाओं को आर्थिक सलाहकार बनाकर अर्थव्यवस्था की हर समस्या का समाधान नहीं कर लेती। जीएसटी और नोटबंदी से देश की इकोनॉमी को जो दुर्गति हुई थी, इसका इलाज 2 घंटे में बता देते। सरकार इनके पांव पकड़ती और कहती कि किसी भी तरह से हमारी अर्थव्यवस्था को आर्थिक मंदी से निकाल लीजिए। वैसे भी देश को तो इसी तरह के लोग चला रहे हैं, या तो बाबा लोग या फिर नेता लोग, लव गुरु ने मैंगो शेक पीते हुए कहा। इस तरह हमने ज़्यादा किताबें तो नहीं खरीदी, लेकिन पुस्तक मेले में जाकर बहुत मज़ा किया। शाम के 6 बजने से के बाद हम मेट्रो से जेबीटी नगर आ गए। यूपीएससी ने डिटेल्स एप्लीकेशन यानी फॉर्म यानी DAF निकाला, जिसमें मुख्य परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों से बायोडाटा मांगा जा रहा था। एंजल का कॉल आया, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं हॉबी में क्या करूं, क्या भरूं? आपको क्या पसंद है? कौन सा खेल, कौन सा नृत्य? मैंने कहा, खेलों में मुझे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्रिकेट खेलना पसंद नहीं, लेकिन कभी कभी देख लेती हूँ। पढ़ाकू इंसान, खेलना कूदना भी तो जीवनचर्या का एक अहम हिस्सा होना चाहिए। केवल पढ़ना और बोर्ड परीक्षा में टॉप करना, फिर कॉलेज टॉप करना, किताबों से हट के भी एक दुनिया होती है जिसे वास्तविक दुनिया कहते हैं। हाँ, यह बात तो है, पर मेरा बचपन का सपना कक्षा 6 से ही कलेक्टर बनना था, तो फिर घर वालों और टीचर ने भी खेलने के लिए ज़्यादा प्रेरित ना करके हमेशा पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। अच्छा सुनो, हॉबी वाले कॉलम में ब्राज़ीलियन जुजुत्सु लिखने की सोच रही हूँ, जो कि एक मार्शल आर्ट है। यह मार्शल आर्ट मैंने सीखी है, एंजल ने धीरे से कहा। बता रही हो या डरा रही हो? क्या बात है मैडम, आपको जूडो कराटे भी आते हैं? अब तो संभल कर रहना पड़ेगा। अरे लेडी, श्री राम कॉलेज में कुछ लड़कियां कराटे सीख रही थी, तो मैंने भी हाथ जमा लिया। वैसे आप जूडो कराटे वाले लड़कियों से डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ऐसी बात है क्या मैडम? जी। अच्छा, यह बताओ कि आप पोस्ट प्रेफरेंस किस कर्म में भरे रहे हो? उन्होंने बड़ी रोमानियत से पूछा। IAS, IPS और IAF। और तुम? मैं तो सोच रही हूँ कि IAS, IPS। आपको क्या लगता है, सही है? मेरा मन तो आपको परदेश भेजने का नहीं है, लेकिन फॉरेन सर्विस IPS के बाद ही भरो। मुझे तो लगता है कि IRS इसके बाद ठीक रहेगा, मैंने हक जताते हुए कहा। वह जानकर कि अनजान रहती या उन्हें इस बात की भनक नहीं लगी थी कि मैं उन पर हक जताता हूँ। एंजल अक्सर मेरी सलाह को आदेश समझकर उनका अनुकरण कर लेती। ओके, मम्मा से भी कंसल्ट कर लेती हूँ, चलो फ़ोन रखती हूँ, बाय। कल दृष्टि IAS में विकास देवी कीर्ति सर का इंटरव्यू, गाइडेंस के लिए वर्कशॉप चलोगी? मेरी बात ख़त्म होने से पहले ही उन्होंने कहा, हाँ क्यों नहीं, चलो बाय, कल मिलते हैं। दृष्टि IAS कोचिंग संस्थान का दिल्ली की कोचिंग इंडस्ट्री में अपना भौकाल है। दूसरे दिन हम नेहरू विहार वाले क्लास रूम में विकास सर की क्लास अटेंड करने गए। क्लासरूम भावी IAS IPS अफसरों से गुलजार था। उनके चेहरे से साफ झलक रहा था कि विकास सर अपनी क्लास में ऐसे गोल्डन रूल बता देंगे कि इंटरव्यू में 200 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। बच्चों की तादाद लगभग 70-80 रही होगी। मेरे साथ एंजल की भी एंट्री कई लड़कों के दिल पर बिजलियां गिरा दी। जब हम विकास सर की क्लास ले रहे थे, उस समय भी कुछ अभ्यर्थी अपने जीवन साथी की तलाश में जुटे थे। सर ने बताया कि UPSC बोर्ड में होने वाला इंटरव्यू तैयारी से ज़्यादा किस्मत का खेल है। दिव्यकीर्ति सर ने बहुत सारे इंटरव्यू की टिप्स दिए। हम क्लास लेकर वापस अपने अपने गंतव्य स्थल की ओर चल पड़े। सोमवार का दिन था। हम उम्मीद कर रहे थे कि UPSC की इंटरव्यू डेट आ जाएगी। हुआ भी ऐसा। मेरे इंटरव्यू की तारीख आई 5 मार्च और एंजल का 13 मार्च। हमें तैयारी का पर्याप्त समय मिल गया। एक दिन हम बोझा सर के ऊपर हुआ और वहाँ क्लास लेने के लिए चले गए। बोझा सर ने एंजल
से एक सवाल किया कि एक लड़का एक लड़की को पब्लिक प्लेस पर प्रपोज करता है तो वह आईपीएस की किस धारा के तहत अपराध माना जाएगा। नहीं सर, आईपीएस की किसी भी धारा में प्रपोज करने को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। अगर लड़की प्रपोज करने पर थप्पड़ जड़ दे तो वह अपराध होगा। सर ने क्रॉस क्वेश्चन किया। हाँ सर, एंजल ने शर्माते हुए कहा। सर ने मजाकिया अंदाज में कहा, लड़कों, जब आप इस खूबसूरत बला को क्लास ख़त्म होने के बाद प्रपोज कर सकते हैं। क्लास के सभी बच्चे ठहाके लगाकर हंसने लगे। गांव तथा छोटे शहर का कोई लड़का न केवल बड़े से बड़ा सपना देख सकता है बल्कि उसे साकार भी कर सकता है। हाँ, मेट्रो शहर में पले बड़े बच्चों की तुलना में उन्हें संघर्ष थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। कठिनाइयाँ उनके सपने को कठिन बनाने की कोशिश कर सकती हैं। समय सपने को सच बनाने में थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन किसी बंदे में गजब का उत्साह हो तो वह सपनों में हौसलों हो और तो हौसलों की उड़ान से मंजिल को पाया जा सकता है। अगर आप कुछ लोग यह कहें कि यह काम तुम नहीं कर सकते हो तो उन्हें तुरंत जवाब ना दें, लेकिन मेहनत इतनी कड़ी करना शुरू कर दे कि बड़े बड़े दिग्गज की आप पर कोई भविष्यवाणी गलत सिद्ध ना हो जाए। लोग यह भी कहें कि आप आईएएस नहीं बन सकते तो उनके सामने आपका संक्षिप्त उत्तर होगा, बन के दिखाना। बोझा सर ने मोटिवेशनल स्पीच देते हुए कहा, मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप सिविल सेवा में सफलता पाना चाहते हो तो धीरज को अपना घनिष्ठ मित्र, अनुभव को अपना परामर्शदाता, अनुशासन को बड़ा भाई और आशा को अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। एक बात और, पढ़ाई और चिंतित मन को अभिभावक बना लो ताकि सफलता पाने में ज़्यादा सहूलियत हो सके। अच्छी आदतों के देवता बन जाइए। हर रोज़ गुणवत्ता युक्त 8 से 10 घंटों की पढ़ाई कीजिए और कीजिए ही, और बाकी ऊपर वाले के जिम्मे छोड़ दीजिए। उस दिन बोझा सर का इंटरव्यू लेकर क्लास का मोटिवेशनल सेशन ज़्यादा लग रहा था। हमने 3 घंटे तक ज्यों का त्यों बोझा सर को का बोझा झेला। फिर जब क्लास ख़त्म हो गई तो हम भी सभी बच्चों ने राहत की सांस ली। वे भी दिन आ गए जब मेरा और एंजल का बारी बारी इंटरव्यू हो गया। ना ही एंजल इंटरव्यू से संतुष्ट है। फाइनल मेरिट लिस्ट में 11 नंबर से मैं रह गया और वह 8 नंबर से। सबसे ख़राब बात यह है कि जीएस के हर पेपर में एंजल को 5 नंबर की पेनल्टी लगी और इस तरह लगभग 20 नंबर यूपीएससी द्वारा मुख्य परीक्षा में पेनल्टी के रूप में काट लिए गए। जब फाइनल लिस्ट में मेरा नहीं हुआ तो मैं 2-3 दिन तक खाना नहीं खा पा रहा था और ना ही मेरा किसी से बात करने का मन था। एंजल का भी यही हालत था। थैंक यू गाइस।